स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज की इस वीडियो में हम सभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नेशनल सिंबल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है राष्ट्रीय ध्वज, दैट मीन्स कि नेशनल फ्लैग। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया, दैट मीन्स कि इसे स्वीकार किया गया। सेकेंड पॉइंट है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियाँ वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र है। एक फैक्ट जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया और इस तिरंगा झंडा का ऊंचाई कितना था? 361 फुट था। तो ये आप याद रखेंगे। सेकेंड जो नेशनल सिंबल है वो है राष्ट्रीय चिन्ह, दैट मीन्स कि नेशनल एम्बलम। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ये कितने बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सेकेंड है मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह जो है साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। थर्ड पॉइंट है पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तिलियां है जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। फोर्थ पॉइंट है भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो इस डेट को आप याद रखेंगे कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसका फिफ्थ पॉइंट है चक्र के दाईं ओर एक साड़ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। सिक्स्थ पॉइंट है फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ओके। थर्ड जो नेशनल सिंबल के रूप में हम लोग जानते हैं वो है नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। सेकेंड पॉइंट है यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। तो राष्ट्रगान दैट मीन्स कि नेशनल एंथम पर ये जो 2 फैक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे पहली बार कब गाया गया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग कितनी सेकेंड है। ओके। तो ये जो 2 फैक्ट्स हैं राष्ट्रगान के संबंध में वो आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है राष्ट्रगीत, दैट मीन्स कि नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। ओके, तो ये फैक्ट्स को भी याद रखेंगे कि इसे पहली बार कब गाया गया था। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। एक बात आप और याद रखेंगे कि बाघ का जो साइंटिफिक नेम है, वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, तो इसके साइंटिफिक नेम को भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। भारतीय मयूर, दैट मीन्स कि मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और भारतीय मयूर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैवोक्रिस्टेटस। ओके, भारतीय मयूर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैवोक्रिस्टेटस। तो भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। थर्ड पॉइंट है मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय महाप्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल सिंबल है वह है राष्ट्रीय पुष्प, दैट मीन्स कि नेशनल फ्लावर। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये बात आप सभी जानते हैं। और कमल का जो साइंटिफिक नेम है वो है नीलुम्बो न्यूसिफेरा गैरटन। तो इसके साइंटिफिक नेम को भी आप याद रखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक फैक्ट और आप ध्यान में रखेंगे कि हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प क्या है? कमल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष, दैट मीन्स कि नेशनल ट्री। बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। और बरगद का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिकस बैंगनेलेसिस।
हो सकती है कि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, तो आप देख लेंगे इसको। इसका जो साइंटिफिक नेम है बरगद का वो क्या है? फिकस बैंगलेनेसिस। ओके, दैट मीन्स कि बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। बरगद वृक्ष को अमर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट। तो आम को हम लोगों के देश का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है, आम को। और आम का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आम उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेकेंड पॉइंट है, भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। थर्ड है, अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री वेनसांग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा। फोर्थ पॉइंट है कि मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा, जो कि बिहार में स्थित है, 10,000 आम के पेड़ लगवाए जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो नेशनल सिंबल है वो है रिवर, नेशनल रिवर। तो गंगा नदी इसका फर्स्ट पॉइंट है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी को हम लोगों के देश की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। ओके, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भगीरथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भगीरथी नाम से जाना जाता है। थर्ड है, गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ओके, यहाँ पे एक फैक्ट है, आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। देखिए, विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे सुंस भी कहा जाता है, को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि गंगा डॉल्फिन जो कि विलुप्त प्राय हो चुकी है, तो विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ओके, यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे कि प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राजकीय पशु है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी के जादूगर
ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है, ध्यानचंद को जाना जाता है। और उन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया। 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया तथा 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फाउंडेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना। 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बनता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे ध्यानचंद जी को। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। ओके, देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि और इंग्लिश की जो लिपि है, इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है उसे हम रोमन स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, ये अशोक चक्र का फिगर है, आप देख लीजिए। 24 तिलियां हैं इसमें और ये 24 घंटे का प्रतीक है और दो तिलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण है। ओके, और प्रत्येक तिल्ली आदर्श बौद्ध समर्थकों के 24 गुण को भी दर्शाती है, जिसमें फर्स्ट तिल्ली संयम को, सेकेंड आरोग्य को, थर्ड शांति को, फोर्थ शील को, फिफ्थ त्याग को, सिक्स्थ क्षमता को, सेवेंथ सेवा को, एट्थ मैत्री को, नाइन्थ प्रेम को, टेंथ बंधुत्व को, 11th संगठन को, 12th कल्याण को, 13th अधिकार को, 14th कर्तव्य को, 15th सहकारी को, 16th न्याय को, 17th नीति को, 18th अर्थ को, 19th समता को, 20 नियम को, 21st व्यवस्था को, 22nd सुरक्षा को और 23rd उद्योग को दर्शाती है और 24 समृद्धि को दर्शाती है। ओके, तो ये जो 24 तिलियां हैं वो आदर्श बौद्ध समर्थकों के 24 गुण को दर्शाती है। और अशोक चक्र को धर्म चक्र के रूप में देखा जाता है, जो कि प्रगति व जीवन का प्रतीक है। ओके, एक फैक्ट और है, आप जान लीजिए। वो फैक्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मौलिक अधिकार माना गया है। कब से? देखिए 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है। ओके, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा या एक मौलिक अधिकार है, अर्थात उन लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।